जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली शाम को जो है 7 बजे से 12th मैथ के लिए हम लोग इसी चैनल पर लाइव रहते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें तो विविध प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली 3 इसके क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक देख लिए थे। आइए आज से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। देखिएगा, आप लोग के पास भी बुक होगा तो आप वहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक निर्माता जो है 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। यदि X, Y तथा Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य जो है X का 2.5 रुपया यानी 2.5 रुपया, Y का 1.50 रुपया और Z का 1.00 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय यानी रेवेन्यू आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे आपको बात याद रखना है कि यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का पहला जो है यहाँ पर गिवन में जो है दिया गया है। क्या दिया गया है? तो बाजार दिया गया है और यहाँ पर जो है उत्पादन दिया गया है। देखिएगा, बारीकी से समझिएगा इन सारी बातों को। बाजार जो यह पहला बाजार है और यह जो है दूसरा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान यही देना है कि 10,000, फिर आपको याद रखना है 2,000। आइएगा, इन सारी बातों को बारीकी से समझिएगा। फिर देखिएगा 18,000 और इतना के बाद यहाँ पर 6,000, ठीक है। उसके बाद में कितना है तो 20,000 है और फिर इसी तरीके से तो यहाँ पर 8,000। यह आपको दिया गया है। यह मार्केट 2 है और यह मार्केट 1 है। अब इन सारी बातों पर जो है गहनता से चर्चा करते हुए और पूरे सोच विचार के साथ ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग A को जो है कैलकुलेट करते हैं, यानी 10 का A हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है X का मूल्य कितना दिया गया है जी? तो 2.5 रुपया। उसी तरीके से Y का कितना दिया गया है तो 1.50 रुपया। फिर यदि हम लोग Z की बात करेंगे तो 1.50 रुपया, ठीक है। तो प्रत्येक बाजार में जो है कुल आय जो है निकालना है आव्यूह बीजगणित की सहायता से। क्या निकालना है? कुल आय निकालना है। तो क्या आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं? क्या आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को जो है बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो यस कीजिए। चलिए देखिएगा, देखिएगा इन सारी बातों को समझिएगा। हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रश्न के अनुसार। अब क्या बोला गया है? तो यह क्या है? मार्केट ना है जी, ठीक है। यहाँ पर इसको बना लेते हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? तो कुल आय निकाल रहे हैं। कुल आय निकाल रहे हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, कुल आय निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कुल आय बराबर। देखिएगा आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कुल आय यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी। चलिए
जब दिखाई दे ही रहा है तो थोड़ा और इसको और बड़ा लिख देते हैं, कुल आय, कुल आय। तो सबसे पहले कितना है, 10,000 है, ठीक है। फिर कितना है जी, 2,000 है। उसके बाद में कितना है तो 18,000 है। उसके बाद में कितना है तो 6,000 है। इसी तरीके से आपको कितना है तो 20,000 है। आइएगा इन सारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो फिर यहाँ पर 8,000 है। कितना है, 8,000 है। और जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले कितना, 2.50 रुपया, फिर 1.50 रुपया, उसी तरीके से 1.50 रुपया। इसी तरीके से ना है XYZ का। चलिए XYZ का यहाँ पर 1 रुपया है, वही तो हम कह रहे हैं। चलिए अब यह एक मैट्रिक्स है और यह एक मैट्रिक्स है, बीच में गुणा है। तो देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं कि ये इसमें गुणा तभी संभव है जब पीछे वाला आगे वाला से मिलना चाहिए। जब पीछे वाला आगे वाला से मिलना चाहिए तभी जो है गुणा संभव है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस यही है कि यह दिया गया था x का दाम इतना, y का दाम इतना, इसका z का मूल्य इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कुल आय निकालेंगे तो यह मार्केट 1 मार्केट 2 का जो मूल्य है इन वस्तुओं में, यानी x y का जो मूल्य है उसमें गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल आय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कुल आय मिल जाएगा। ठीक है, अब गुणा करने के लिए शर्त क्या है, तो 1 2, इसमें 2 ठो रो है तो 2 गुने 1 2 3, 3 ठो कलम है तो 2 गुने 3। इसमें 1 2 3, 3 ठो क्या है जी, रो है, और कलम कितना है, 1 है। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? देखिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? जब पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तो गुणा संभव है। देखिएगा इन सारी बातों पर जो है विशेष आपको ध्यान देना है। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो जो हम लोग गुणा करेंगे, देखिएगा बारीकी से, जो हम लोग गुणा करेंगे कुल आय के लिए, नीचे दिखाई दे रहा है तो नीचे ही लिख देते हैं। देखिए जो हम लोग गुणा करेंगे ना तो उसमें 2 ठो रो होंगे और 1 ठो क्या होगा, कलम होगा। 2 ठो रो और 1 ठो कलम। तो यहाँ पर 2 ठो रो और 1 ठो क्या होगा, कलम होगा। 1 ठो क्या होगा जी, कलम होगा। 1 ठो क्या होगा, कलम होगा। यह बात कैसे पता चला है? तो यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ पर बच गया 1। तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वह कितने ऑर्डर का होगा, तो 2 गुने 1 का। मतलब 2 ठो क्या होगा, 2 ठो रो होगा और 1 ठो कलम होगा। चलिए, तो यह जो आप पारा वाला दिख रहे हैं ना, इसका जो है गुणा होगा खड़ा वाला के साथ। मतलब कैसे, तो 10,000 गुणा कितना, 2.50 प्लस, फिर 2,000 गुणा 1.50 फिर प्लस, 18,000 गुणा 1.00। अब इसको यहाँ से हटाइए और इसको यहाँ से हटाने के बाद ध्यान दीजिएगा, पूरे बारीकी के साथ ध्यान दीजिएगा। अब जो है यह नीचे वाला जो पारा दिख रहे हैं, इसका गुणा जो है खड़ा वाला के साथ होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है। ध्यान देते चलिए, पूरे बारीकी के साथ ध्यान देते चलिए। देखिएगा इन सारी बातों पर धीरे धीरे आपको जो है पकड़ होते चली आएंगी। देखिए, तो अब यहाँ के बाद बताइएगा 6,000 का पहले किसके साथ गुणा होगा,
तो 6000 का जो है पहले 2.50 के साथ गुणा होगा, प्लस 20,000 का इसके साथ 20,000 का गुणा होगा 1.50 के साथ, प्लस 8,000 का किसके साथ जी, तो 1.00 के साथ गुणा होगा। अब यह गुणा जब कीजिएगा तो क्या निकलेगा, जब गुणा कीजिएगा तो कुल आय निकलेगा। क्या निकलेगा, कुल आय निकलेगा। आइए आप लोग गुणा कीजिए, धीरे धीरे गुणा कीजिए, आगे बढ़िए और यहाँ तक आप लोग अपने से बनाइए। देखिए यहाँ तक आप लोग को अपने से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक जो है आप लोग अपने से बनाइए, एक एक चीज़ पर जो है धीरे धीरे आप लोग कमांड करते चलिए, पूरे अच्छे तरीके से जो है ध्यान देते चलिए, आपको हर एक प्रकार का जो है कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। चलिए यहाँ तक आने के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर होगा कुल आय जो प्राप्त होगा वह कितना होगा। जो कुल आय प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कुल आय प्राप्त होगा वह कितना होगा। जो कुल आय प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा कि 10,000 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 20,000 और फिर 10,000 का आधा कितना होगा, मतलब सीधे सीधे देखिए 25 एकम कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इधर कौ जीरो है जी, 1, और इधर 1 2 3 4 ठो इधर और इधर 1 ठो, 5 ठो हो गया। तो 5 ठो जीरो आप लोग देने में कोई संकोच करेंगे, नहीं करेंगे। और दशमलव कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद में दशमलव दे दीजिए। आइएगा उसी तरीके से प्लस यहाँ पर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। और 15 एकम 15 दूना के 30 लिख दीजिए, 15 दूना के 30। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 1 ठो जीरो है और इधर 3 ठो जीरो है, तो 3 ठो इधर और 1 ठो इधर, कितना हो जाएगा, 4 ठो जीरो। चलिए इस पर 1 2 3 4 ठो जीरो तो दे दिए। अब दशमलव कितना अंक के बाद था जी, बताइएगा कितना अंक के बाद था दशमलव, तो 2 अंक के बाद। तो ठीक है, उधर से 2 अंक के बाद इधर दशमलव दे दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 18 के 18 यानी 18 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 होगा कि 18 होगा। 18 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 18 ना होगा, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। इधर कौ जीरो है जी, 2 ठो, और इधर कौ है 3 ठो, तो 3 ठो इधर और 2 ठो इधर, कितना हो जाएगा, 5 ठो हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ठो जीरो हो गया। अब दशमलव उधर से कौन अंक के बाद इधर था, तो 1 2, तो उधरों से 1 2 कर दीजिए, 1 2 यहाँ पर। आइएगा उसी तरीके से इसमें गुणा कीजिएगा। ये 25 है तो 25 छक कितना होता है, 25 छक कितना होता है, तो 25 चौका 100 होता है और 25 छक 150 होता है, तो यहाँ पर 150 लिख दीजिए। इधर कौ जीरो है, 3 ठो, और इधर कितना, 1 ठो, कितना हो गया, 4 ठो। तो अब 4 को दीजिए, 1 2 3 4। ये पहले से था, याद रखिएगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और 15 के 15 दूना 30 होता है, 15 का 15 15 दूना 30 होता है, तो 30 पहले लिख ही दीजिए, पहले 30 तो आप लिख ही दीजिए। ठीक है, ठीक है। इधर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर 1 5, तो 5 ठो अब जीरो दीजिए। ये पहले से है, अभी कितना जीरो देना है, 5, 1 2 3 4 5, प्लस है तो प्लस वहाँ पर दे दीजिए। अब 8 एकम कितना होगा, ये सभी लोग जानते हैं, पर साल 8 हुआ था, इस साल भी 8 होगा। 8 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिएगा इधर कितना जीरो है जी, यह कितना जीरो है, 3 ठो, और इधर कितना, 2 ठो, मतलब यहाँ पर 3 2 5 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 5 ठो जीरो हो जाएगा।
अब दशमलव कितना अंक के बाद है? अरे इसमें 2 अंक का बाद है ना, तो यहाँ पर 1 2 दे दीजिए। और इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है? उधर से 2, तो इधर भी यहाँ पर आप 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है। अरे अरे ये तो हो ही नहीं रहा है। चलिए मान लीजिएगा यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। क्या अब आप लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं जी, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये जोड़िएगा थोड़ा, 0 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0, दशमलव है तो दशमलव, 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर नीचे आइए, 0 0 0 0 हो जाएगा। ऊपर जाइए, 0 0 0 0 हो जाएगा। 8 3 11 और 5 16 का 6, हाथ में 1 1, हाथ में 1 1 3, अरे 1 ही हो गया है, 1 और 2 3 और हाथ में का 1 4, कितना आ गया? 46,000 आ गया। कितना आ गया? 46,000। कितना आ गया? 46,000। इसको आप लोग जोड़ के यहाँ पर लिखिएगा, इसको यहाँ पर जोड़ करके लिखिएगा। आप लोग लिखिएगा, थोड़ा आप लोग जोड़ करके इसको लिखिएगा कितना आ रहा है। देखिएगा, बनाइएगा, क्या आप लोग से बनेगा जी? क्या आप लोग उसको जोड़ पाएंगे? चलिए आइए, यदि जोड़ पाएंगे, ऐड कर पाएंगे तो उसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है। चलिए उसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है उसको देख ही लिया जाए। चलिए, ई 0 0 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 0 0 और यहाँ 0 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, दशमलव दशमलव दशमलव, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर 0 0 0, कितना हो जाएगा? 0, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पर 0, ठीक है, 0 0 और यहाँ पर 0 0, ठीक है। यहाँ पर है 8 0, 5 13 का 3, हाथ में 1, याद रखिएगा, कैरी 1, इधर समाप्त, इधर बच गया 3 और इधर बच गया 4 और हाथ में का 1 5, तो एक आंसर हो जाएगा 46,000 और दूसरा हो जाएगा 53,000। आइएगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो इसके बाद जो है हम लोग आगे ध्यान देंगे। चलिए यहाँ तक का आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिएगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी ध्यान देंगे। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए अब इसी का जो है बी देखना है। क्या देखना है? चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अरे ये तो दोनों में न रहेगा, इसको क्यों हमने हटाया? या तो नहीं हटेगा। चलिए आइए अब इसके बाद इसका बी नंबर आप लोग अपने से बनाइए।
क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात पर जो है आपको ध्यान देना है और अच्छे तरीके से जो है धीरे धीरे इसी तरीके से सारे के सारे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है भी कि यह आज का क्या है तो मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का जो विविध प्रश्नावली है उसका लास्ट प्रश्न है। मतलब लास्ट प्रश्न नहीं, क्वेश्चन नहीं, बल्कि लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब समय मिलेगा। अभी इसके बाद हम लोग सारणी के स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, लेकिन एक मैराथन क्लास तो लगना ही है जी। किसका? तो मैट्रिक्स का। तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैराथन क्लास किया जाएगा, लिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो अपने अनुसार हम लोग देखेंगे। तो क्या आपकी राय है कि मैराथन क्लास को लिया जाए मैट्रिक्स का? चलिए आप लोग बताइएगा। तो मैराथन क्लास लिया जाएगा मैट्रिक्स का, जिसमें आप जीरो से लेकर के हीरो तक कुछ नहीं जानते हैं, या जो भी आप धीरे धीरे रिवीजन कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, या क्लास जो है कहीं पर इसमें जो है समझने में आपको दिक्कत रह गया है, तो हम आपको कहते हैं, आपकी राय से कहते हैं, यदि आपकी इच्छा होगी तो हम लोग मैराथन क्लास को लेंगे और मैराथन क्लास से आप अपने हर एक प्रकार के कंसेप्ट को ठीक कर पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम इतना जोर नहीं दिए हैं, लेकिन मैराथन क्लास के लिए आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या मैराथन क्लास लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अन्यथा आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, देखेंगे समय के अनुसार। यदि आपको प्रॉब्लम है ही नहीं तो क्यों हम लोग मैराथन क्लास लेंगे, है कि नहीं? अगर आप लोग का कमेंट रहा कि नहीं मैराथन क्लास लेने से जो है हम लोग का जो है कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, जो भी खोज खाँच धीरे धीरे इधर उधर थोड़ा गड़बड़ है वो सारे के सारे एक लेवल में आ जाएंगे। तो आप लोग कहिएगा तो हम लोग मैराथन क्लास लेंगे, नहीं कहिएगा तो हम लोग विचार विमर्श करके उस पर मंथन करेंगे, विचार करके आगे बढ़ेंगे। आइए तो इसके बाद जो है हम लोग ध्यान देते हैं इसके बी यानी इसके पार्ट बी पार्ट पर। पार्ट नंबर क्या है जी? बी है। इसमें क्या बोला गया है पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोला गया है। देखिएगा आपके पास बुक होगा तो उसी में पढ़िएगा। यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत कॉस्ट क्रमशः 2 रुपया है, 1 रुपया है तथा पैसे मतलब 50 पैसे हैं, तो कुल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल लाभ ज्ञात करना है। तो कुल आय में से क्या घटा देंगे? चलिए लागत घटा देंगे। क्या घटा देंगे? लागत घटा देंगे तो हमें कुल लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। हम अब इसको जो है हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्स का लागत कितना दिया है जी? तो यहाँ पर 2 रुपया दिया है, मतलब 2 रुपया। और वाई का कितना दिया है? तो वाई का 1 रुपया दिया है। और जेड का कितना दिया है? तो 50 पैसा दिया है, मतलब 0.50 रुपया जो है दिया है। तो हम लोग तो पहले क्या निकालेंगे? कुल लागत ना निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल लागत पहले निकालेंगे। और कुल लागत निकालने के लिए मार्केट देखिएगा। मार्केट देखिए, मार्केट एकदम से क्या है? तो यहाँ पर 10,000 है 1 का, मार्केट 1 का। और उसके बाद में 2,000 है, और फिर कहिएगा तो कहिएगा 18,000 है। आइएगा यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। नीचे बोलिएगा तो 6,000 बोलिएगा, फिर बोलिएगा तो 20,000 बोलिएगा, और फिर अगर इच्छा हुआ तो 8,000 तो बोलिए दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान दीजिए। यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान दीजिए। देखिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे किससे जी? आपको मालूम है ना? मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोलिएगा तो 2 रुपया, ठीक है। यहाँ पर फिर बोलिएगा 1 रुपया, और फिर यहाँ पर 0.50 रुपया। तो जब इनको गुणा कीजिएगा ना, जब इनको गुणा कीजिएगा तो क्या निकलेगा? कुल लागत निकलेगा। क्या निकलेगा? कुल लागत निकलेगा।
जब इनको गुणा कीजिएगा तो क्या निकलेगा, कुल लागत निकलेगा। देखिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग शाम को जो है 7 बजे से लाइव क्लास में जुड़िए। आप पढ़ाई को ऐसे नहीं लीजिए, ठीक है, आप सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए। यदि आप कहीं क्लास करते हैं तो ठीक है, अगर क्लास नहीं करते तो ये सारे के सारे सुविधा, ये सारे के सारे फ्री क्लास आप ही लोग के लिए दिया जाता है। सोचिए 1 घंटा क्लास के पीछे कितना घंटा का मेहनत होता है। यदि आप इसको शेयर नहीं कीजिएगा, क्लास नहीं बढ़िया से कीजिएगा, अच्छे तरीके से नहीं, शाम को जो है डेली शाम को 7 बजे से संडे साइंस क्लासेज पर लाइव आकर के पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो ये ठीक बात है नहीं, ये आप भी जानते हैं। यदि आप कहीं क्लास करते हैं तो इधर उधर से तो चलिए जाएगा काम, लेकिन आप सही से क्लास भी नहीं करते हैं, सही से क्लास भी नहीं जाते हैं और आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी आप शाम को 7 बजे से लाइव नहीं देखते हैं, तो बताइए ये ठीक बात है? ये ठीक बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। तो आपको चाहिए कि डेली शाम को जो है आप 1 घंटा का समय निकालिए। जो भी आपके पास काम धाम है, यदि आप कहीं रूम लेकर के रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं शहर में रह करके पढ़ाई करते हैं, तो जो भी खाना वाना बनाना है आप पहले ही बना लीजिए या 7 से 8 क्लास कीजिए, उसके बाद खाना बनाइए। लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरे अच्छे तरीके से कंसंट्रेटेड होकर के आप 7 से 8 1 घंटा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि 1 घंटा का समय निकालिए और 1 घंटा का समय निकालिए। आपको लगता है कि हम ऐसा कहते हैं तो ठीक है, आप इस बात को मानिए। हम आपको कहते हैं कि 1 घंटा का समय निकालिए और 7 से 8 समय निकालिए। मैथ है, मैथ से ज़्यादा ये सब हल्का विषय ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे अपने जगह पर ठीक हैं, लेकिन मैथ भी आपका यदि सब्जेक्ट है, पीसीएम से आप आईएससी कर रहे हैं और 12th क्लास में आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो हम आपको कहते हैं, ये सलाह देते हैं कि फ्री क्लासेज है, आप इसको ऐसे नहीं सोचिए। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हम लोगों के लिए फ्री नहीं है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत करना होता है, ठीक है। तो नेट हर एक मतलब बहुत, या हम एक ही शब्द कह रहे हैं कि भले ही आपके लिए फ्री है लेकिन हम लोगों के लिए फ्री नहीं है, हम लोग को तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो इस बात को आप समझिए और डेली शाम को 7 से 8 जो है 1 घंटा का समय निकालिए। खाना वाना जो भी है पहले बना लीजिए या एक क्लास करने के बाद बना लीजिए। जो भी काम है आप अपना पहले मतलब 1 घंटा कंसंट्रेटेड होकर के इस क्लास पर ध्यान दीजिए। यदि आप कहीं पढ़ाई करते हैं फिर हम आपको बता देते हैं, यदि आप अच्छे तरीके से कहीं आते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लास करते हैं तब तो ठीक है। आप क्लास भी नहीं करते हैं, सही से क्लास भी नहीं करते हैं और ये क्लास शाम को 8 बजे 7 से 8 नहीं देखते हैं, तो ये तो ठीक बात है नहीं। चलिए ज़्यादा मोटिवेट यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें और इसमें गुणा करने के लिए शर्त क्या है, तो इसमें और इसमें गुणा करने के लिए एक ही शर्त है और वह शर्त है कि इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर 2 गुणे 3 है और इसका ऑर्डर कितना है 3 गुणे 1 है, ठीक है। तो क्या शर्त जो है मिल रहा है जी, शर्त लागू हो रहा है कि पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? और जब पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तो याद रखिएगा गुणा संभव है। कौन किस से मिलना चाहिए? पीछे वाला आगे वाला से मिलना चाहिए, पीछे वाला आगे वाला से मिलना चाहिए। तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसका मतलब गुणा संभव है। तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा आप ही बताइएगा। जब गुणा करने के बाद मैट्रिक्स प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितना ऑर्डर कितना का होगा, वह कितना ऑर्डर कितना का होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे 2 बचा है और यहाँ पर पीछे 1 बचा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे 2 बचा है और पीछे कितना बचा है, तो पीछे बचा है 1। तो इसीलिए गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितना ऑर्डर कितना का होगा, 2 गुणे 1 का होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ तक क्लियर हो ही गया है तो आगे बताइए दीजिए कि यह क्या होगा। यह जो आप पड़ा वाला दिख रहे हैं ना, इसका जो है गुणा खाड़ा वाला के साथ में कर दीजिए। मतलब क्या? तो 10,000 का गुणा इसके साथ, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का गुणा किसके साथ? 2.00 कहिए या 2 कहिए, फिर प्लस इस 2,000 का गुणा इसके साथ 1 के साथ, प्लस इस 18,000 का गुणा किसके साथ? 0.50 के साथ। अब इसको यहाँ से हटा देना है।
इसको यहाँ से हटा देना है, इसको यहाँ से हटा देना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणा जो है इसके साथ होगा। देखिए 6000 का किसके साथ, 6000 का 2 के साथ, प्लस 20000 का किसके साथ, 1 के साथ, फिर 8000 का 0.50 के साथ गुणा होगा। अब गुणा करने के बाद इसको यहाँ से हटा देंगे। देखिए चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है, तो आगे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए अब बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, गुणा करने के बाद कितना आएगा, देखिए 10,000 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 20,000 होगा, प्लस 2,000 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2,000 होगा, प्लस 18 पचे 90, तो यहाँ पर लिख दीजिए 90। इधर कितना जीरो है, 3, और इधर कितना 1, तो 3 इधर और 1 इधर, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव उधर से कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव। इसको गुणा कीजिए, 6000 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12,000, प्लस 20,000 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 20,000 में 1 से गुणा होगा तो 20,000 ही होगा, प्लस 18 नहीं है, 8 है, 8 में 5 से गुणा कीजिए, 8 पचे 40, इधर कितना जीरो है, 3 और इधर 1, 4, 1 2 3 4, दशमलव इधर कितना अंक के बाद, 2, तो इधर से 2 अंक के बाद। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा ये तो 20,000 है, ये 2,000 है, प्लस ये 9,000 है। दशमलव के बाद जीरो का नो वैल्यू। यहाँ पर कितना है, 12,000 है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो 20,000 है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो यह कितना है, 4,000 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब जो है इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, 9 2 11 0, 11 का एक हाथ में 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 और हाथ में का 1, 3, ये आ गया। अब इसको जोड़िए, 0 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 0, 4 0 2 6, हाथ में 1 भी नहीं, 2 और 1 3, 36। ठीक है, तो यह जो निकला है, क्या निकला है, कुल लागत निकला है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, कुल लाभ चाहिए।
ठीक है। तो कुल लाभ कहने का मतलब कि पहले कितना निकला था, आपको याद होगा, पहले एक निकला था 46,000 और एक निकला था कितना 53,000। वह कुल लाभ निकला था ना, याद है आपको कि कुल आय निकला था। तो कुल लाभ बराबर में होगा कुल आय। कुल आय, कुल आय मतलब 46,000, ठीक है। 46,000 और एक निकला था कितना 53,000। तो बताइए कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ में कुल लाभ का सूत्र क्या होगा, कुल आय में से कुल लागत घटा देंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल लाभ में कुल लाभ के लिए कुल आय में से कुल लागत घटा देंगे, तो यह जो है निकला है कुल लागत निकला है। और कुल लाभ कितना निकला था 46,000, ठीक है। और एक निकला था 53,000, ठीक है। तो बताइए कि यह तो कुल आय हो गया, इसमें से कुल लागत घटा देंगे तो पहले का कुल लागत कितना है 31,000 है और दूसरा का 36,000 है। तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0 0 0। 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए 13 में से 6 जाएगा तो उधर चल गया 3, इधर 3, यानी 7 हो जाएगा। और 5 में से नहीं बल्कि यह बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यहीं दोनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यहीं दोनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखेंगे। चलिए तो याद रखिएगा कुल लाभ बराबर क्या होगा, तो कुल आय में से कुल लागत घटा देंगे, कुल आय में से कुल लागत घटा देंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा, ठीक है। और जो कि कुल आय जो है पहले इतना निकला था 46,000 और दूसरा निकला था 53,000। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है जी, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना बहुत ही आसान प्रश्न है। आपके सामने यदि बुक होगा तो आप उसमें देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा इसको हम ही बना सकते हैं, मतलब हमारा कोई उसमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या कहा गया है। क्या आप उसको बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो आप उसको प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन नंबर 11 को प्रयास कीजिए बनाने का, जब तक इधर हम बोर्ड भी साफ कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है देखिए। चलिए सवाल जो है छोटा सवाल है तो इसमें लिखने में कोई हम लोग को दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो लिख ही देते हैं। यहाँ पर बोला गया है आबयू, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है फैन का, थोड़ा गर्मी ही होगा लेकिन थोड़ा आवाज़ कम जाना चाहिए। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है अब यू x ज्ञात कीजिए। अब यू x ज्ञात कीजिए यदि x बराबर, यदि x बराबर नहीं, इसमें इंटू में भी है, यदि x इंटू 1 2 3 4 5 6 ये तो लगातार है जी, ठीक है, बराबर क्या दिया गया है, एक और मैट्रिक्स दिया गया है -7 -8 -9, ये भी लगातार ही है, 2 4 और फिर यहाँ पर 6 है। तो आपको जो है क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स, ये x है x और ये मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है, अब यू का नाम है x। आपको x ज्ञात करना है। क्या आप इसको बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्व लिख दीजिए और सॉल्व लिखने के बाद में इन दोनों में गुणा तभी संभव हो पाएगा, इन दोनों में गुणा तभी संभव हो पाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर 3 है। तो इधर यह जो मैट्रिक्स होगा ना, इसका ऑर्डर 2 गुने 2 का होना चाहिए, तब ना पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तब क्या होगा, गुणा संभव है, तब क्या है, तभी जो है गुणा संभव है। तो यह जो मैट्रिक्स हम लोग मानेंगे उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 गुने 2 का होना चाहिए, तब ना पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x जो हम लोग मैट्रिक्स मानेंगे वह जो है 2 गुने 2 का होना चाहिए। तो इसमें इसको मान लेते हैं। अब तो ये मैट्रिक्स मान रहे हैं, तो इसके एलिमेंट तो हमको मालूम है नहीं, क्या एलिमेंट इसका मालूम है जी? तो इसका एलिमेंट मालूम है ही नहीं। इसका जब एलिमेंट मालूम ही नहीं है तो बताइए क्या किया जाएगा। जब इसका एलिमेंट मालूम ही नहीं है तो क्या किया जाएगा। जब इसका एलिमेंट मालूम ही नहीं है तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर A मान लेते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, या आप यहाँ पर मान सकते हैं P Q R S, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x है तो यहाँ पर x का लिख देते हैं मैट्रिक्स A B C और यहाँ पर D। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, बराबर -7 -8 और -9, 2 4 और 6। तो इसका ऑर्डर 2 गुने 2 है और इसका ऑर्डर 2 गुने 3 है। जब गुणा होगा पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, देखिए क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है। जब मिल रहा है तो गुणा होगा और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह 2 गुने 3 ऑर्डर का होगा। कितना का होगा, 2 गुने 3 ऑर्डर का, 2 गुने 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर गुणा ध्यान दीजिएगा, इसका जो है इसके साथ होगा
ए में 1 से गुणा होगा तो ए, बी में 4 से होगा तो 4b। अब उसके बाद जो है ए में 2 से गुणा होगा तो 2a, 5 में b से गुणा होगा तो 5b। उसके बाद इसको यहाँ से हटा के यहाँ ए में 3 से गुणा होगा तो 3a प्लस 6 में b से गुणा होगा तो 6b। ठीक है, 66 नहीं पढ़िएगा, 6b है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आप लोग बताइए आगे क्या करें, आगे क्या करें बताइए। अब इसके आगे क्या किया जाएगा, अब इसके आगे क्या किया जाएगा, अब इसके आगे क्या किया जाएगा देखिए। तो अब इसका जो है इसके साथ 1 में c से गुणा होगा तो c, 4 में d से गुणा होगा तो 4d। इसको यहाँ से हटा करके इसके साथ 2 में c से होगा तो 2c और 5 में d से होगा तो 5d। अब इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे तो c में 3 से गुणा होगा तो 3c और 6 में d से गुणा होगा तो 6d। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, -7 -8 -9, 2 4 6। ठीक है, चलिए ये a प्लस 4b, a प्लस 4b -7 के बराबर होगा। a प्लस 4b यह जो है -7 के बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं। और यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है, तो 3a प्लस 6b यह -9 के बराबर होगा। तो 3a प्लस 6b किसके बराबर होगा, -9 के। इसका नाम जो है समीकरण 2 दे देते हैं। अब d वाला पर आइए, d वाला पर। ठीक है, a प्लस d, a प्लस d, ये देखिए 2a प्लस 5d यह इसके बराबर होगा -8 के। इसका नाम जो है समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा इंक इसमें हम लोड कर लेते हैं। जब तक आप लोग उसको देखिए, जब तक आप लोग जो है उसको देखिए। चलिए देखिए, c प्लस 4d किसके बराबर होगा, 2 के। c प्लस 5d 2c प्लस 5d 4 के बराबर होगा। 3c प्लस 6d 6 के बराबर होगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, तो c प्लस 4d किसके बराबर होगा, 2 के। यह समीकरण 4 हो जाएगा। 2c प्लस 5d किसके बराबर होगा, 4 के। समीकरण 5। 3c प्लस 6d 6 के बराबर होगा और यह हो जाएगा
यह समीकरण जो है 5 होगा। उसके बाद 3c प्लस 6d किसके बराबर होगा? 6 के। यह समीकरण 6 हो जाएगा। अरे यार, यह समीकरण 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इसमें 3 से गुणा करा देते हैं और इसमें 1 से, तो यह कितना हो जाएगा? 3a प्लस 4 3 12b और 7 3 का -21, ये हो जाएगा 3 एकम 3a प्लस 6 एकम 6b और -9 एकम 9d। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे यह ख़त्म हो जाएगा। तो 12b में से 6b जाएगा तो 6b बच जाएगा। 21 प्लस माइनस में, 21 माइनस में और 9 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 21 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक ठो उधर चल गया और एक ठो, यानी 12 हो जाएगा और -12। ठीक है, तो 6 दूना के 12, यानी b का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा b का मान कितना आ गया? 2। अब यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, अगर इसमें b का मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? a का, तो इसीलिए समीकरण 2 से 3a प्लस 6b बराबर में -9। ये आप लोग जानते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो 3a प्लस 6 गुने b का मान कितना? -2 और यहाँ पर -9 है, तो 3a -12 बराबर में -9। 3a बराबर में -9, इधर से उधर गया तो +12। 3a बराबर में +3, तो a बराबर में 3/3, यानी a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा? d का। ठीक है, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन, इसका नाम क्या है? थर्ड। क्या है? 2a प्लस 5d बराबर में -8। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है कि a का मान कितना है? 1। 5d बराबर में -8, ये हो जाएगा 2 प्लस में 5d बराबर में -8। 5d बराबर में, ये माइनस में है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, 5d बराबर में -10, ये कटेगा तो 5 दूना के 10, यानी d का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस d के मान को यहाँ पर रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा? c का, इसीलिए समीकरण 4 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है? c प्लस में 4d बराबर में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो c प्लस 4 गुने d का मान कितना? -2 बराबर में c, तो c प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8, 2 बराबर में 2 है, ये 8 माइनस में उधर गया तो प्लस में,
C का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग मैट्रिक्स माने थे वह क्या था, तो यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, यहाँ पर C था, यहाँ पर D था। इसीलिए X मैट्रिक्स कितना निकल जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसीलिए A मैट्रिक्स कितना आ जाएगा बताइए। A मैट्रिक्स कितना है, मतलब जो X मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे। चलिए कौन कौन होंगे आपको बताना है। फेंके थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे के था कोई फूल बताइए। खिला, यहाँ पर A का, B का मुझे और नया D का मान। यहाँ पे 1 मिनट 2 3 1, यहाँ पे माइनस ये का मान कितना आया है जी, 1 आया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5D D D D 0 0 0 बताइए कितना होगा। 2A + 5D - 8। चलिए ये सही है ना जी। 2A + 5D = -8, 2A + 5D = -8, ये तो सही है। तो जब यहाँ पर A का मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5D। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, -10। देखिए आंसर के हम लोग जो बनाए हैं ये सही है, ठीक है। D का मान कितना आया, -2, और फिर जब वहाँ पर D का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 उधर गया प्लस, ठीक है। तो A का मान कितना आया है, A का मान कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पर A के स्थान पर 1। फिर B का मान कितना आया है, -2। B का मान कितना आया है जी, -2 आया है, ठीक है, -2। यहाँ पर रहेगा C का मान, तो C का मान कितना आया है, 10, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा D का मान, तो D का मान कितना आया है, -2। कितना आया है, -2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यह मैट्रिक्स जो हम लोग को निकालना था वह निकल गया। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए
11 नंबर है। अब इसके बाद जो है 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। चलिए 12 नंबर जो है आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। 12 नंबर जो है आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। 12 नंबर जो है आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बारह नंबर आपको ध्यान देना है, यह सिद्ध करने वाला है। ठीक है, बोला गया है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर में बी ए, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी का पावर n बराबर में बी का पावर n इंटू ए होगा। पहले क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट जो सिद्ध करना है वह ए बी का पावर n बराबर में बी का पावर a इंटू ए, गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इतना सिद्ध करना है। उसके बाद जो सिद्ध करना है, उसको पहले हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो है प्रथम यानी फर्स्ट पार्ट में इतना सिद्ध करना है। तो आपको तो हम बताए थे कि LHS जो है RHS के बराबर आना चाहिए। तो पहले आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहले n का मान 1 रखना है, फिर n का मान k रखना है, और फिर n का मान कितना रखना है? k + 1 रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे P1 यानी n बराबर 1, और इसका LHS लेंगे ए बी का पावर n। तो ए बी का पावर n के स्थान पर, और यहाँ पर देखिए ए बी का पावर 1 बराबर में बी का पावर 1 इंटू ए, अर्थात इसी को हम लोग बोल सकते हैं ए बी बराबर में बी ए। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखना है। तो ये हो गया ए बी, और ए बी आ गया, हो गया। अब चलते हैं RHS में। कितना है? b का पावर n इंटू ए है, b का पावर n इंटू ए है, b का पावर n इंटू ए है। तो n के स्थान पर 1 रखना है, और यहाँ पर a। ये देखिए b का मान कितना आ गया? 1। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं BA। क्या LHS RHS के बराबर आया? नहीं आया। लेकिन BA जो है BA यह किसके बराबर है? AB के। तो यहाँ पर लिख देंगे AB। तो अब LHS RHS के बराबर आ गया ना? बिल्कुल आ गया। चलिए n बराबर 1 ले लिए हैं। अब यहाँ पर n बराबर में कितना लेंगे? तो k ले लेंगे। n बराबर में k ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? ए बी एन बराबर में बी एन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी एन के स्थान पर के, इसी को हम लोग लिख देंगे बी एन के स्थान पर के इंटू ए। इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद n के स्थान पर क्या लेना है? तो k + 1 लेना है। और जब यहाँ पर k + 1 लीजिएगा तो LHS निकालिएगा। LHS कितना है? ए बी का पावर n, ए बी n के स्थान पर कितना लेना है? k + 1। कितना लेना है? k + 1। यहाँ पर हो जाएगा ए बी का पावर k इंटू ए का बी का पावर 1, क्योंकि बेस
सेम है, जोड़िएगा तो k प्लस 1 आ जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी का पावर k और यहाँ पर b का पावर 1 है तो b, यह LHS आ गया। आइए अब हम लोग जो है क्या लाएंगे, RHS लाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, RHS कितना है, b का पावर n इंटू a। तो b n के स्थान पर अब कितना रखना है, तो k प्लस 1 और यहाँ पर a है तो a। b का पावर k और यहाँ पर 1 है तो b का पावर 1 इंटू a। ये ट्रांसपोज नहीं है, ये पावर में 1 है, इसको याद रखिएगा, इधर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं b का पावर k फिर b और यहाँ पर a। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का पावर k, ba को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ba को हम लोग ab लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर ab। ठीक है, और इस पर थोड़ा गौर कीजिए, b के पावर k इंटू a, b के पावर k इंटू a, इसके स्थान पर लिख सकते हैं a b के पावर k, a b के पावर k और यहाँ पर b है तो b। तो अब देखिएगा LHS में यह आया था और RHS में यही आ गया कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जब LHS RHS के बराबर आ गया तो गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या हो गया, जो बोल रहा था वह सिद्ध हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 12 का B देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, 12 का सेकेंड। इस प्रकार के प्रश्न जब भी दे सिद्ध करने के लिए तो ये बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान है। देखिए तो जितना पढ़े थे तो वहाँ तक पार्ट 1 को तो हम लोग सिद्ध कर दिए। फिर कह रहा है इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि n बिलोंग्स टू बड़ा n के लिए ab का होल पावर n, ab का होल पावर n बराबर होगा a का पावर n इंटू b का पावर n। मतलब इसका सेकेंड पार्ट क्या सिद्ध करना है, तो ab का होल पावर n बराबर होगा a का पावर n इंटू b का पावर n। इसको सिद्ध करना है। तो जब n के स्थान पर 1 रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ab का होल पावर 1, तो ये हो जाएगा a का पावर 1, n के स्थान पर 1 रखिएगा, b का पावर 1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये 1 है तो ab हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले इसका हम लोग कितना स्टेप आपको दिमाग में रखना है, तो आपको जो है स्टेप यही दिमाग में रखना है कि एक बार n का मान 1 लेना है, फिर n का मान k लेना है, फिर n बराबर में k प्लस 1 लेना है। देखिए तो यहाँ पर n बराबर में 1 ले रहे हैं, तो इसका LHS निकालिए, ab का पावर n है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ab का पावर
n के स्थान पर 1, तो AB का इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे इतना लिख सकते हैं ना, हो गया। और पावर 1 है तो A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। फिर जब इसका RHS निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, A का पावर n, B का पावर n, तो A का पावर 1, B का पावर 1, ठीक है। तो ये 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये B है, ये 1 है तो A हो जाएगा, पावर 1 है तो B हो जाएगा। तो LHS RHS के बराबर आया कि नहीं, LHS RHS के बराबर आया कि नहीं बताइए, आ गया, ठीक है। अब जो है n बराबर में कितना लेंगे, n बराबर में k लेंगे। तो जब यहाँ पर a b का पावर n है, इस तरीके से है ना, तो जब यहाँ पर k लीजिएगा तो n के स्थान पर k हो जाएगा, n के स्थान पर k हो जाएगा और n के स्थान पर k हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसका यूज है। अब इसके बाद n बराबर में क्या लेंगे, तो n बराबर में k प्लस 1 लेंगे, ठीक है। जब n बराबर में k प्लस 1 लेंगे तो इसका LHS निकालेंगे। LHS क्या है, AB का पावर n, मतलब AB का होल पावर क्या हो जाएगा बताइए, k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB का पावर k और AB का पावर 1 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, AB का होल पावर जो k है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं A का पावर k और B का पावर k, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का होल पावर 1 है, इसको लिख सकते हैं A का पावर 1 और B का पावर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखिए। तो यह कितना आ गया, अभी LHS ही यहाँ निकल रहा है, A का पावर k, A का पावर k, B का पावर k, और पावर 1 है तो A हो जाएगा, पावर 1 है तो B हो जाएगा। यह क्या निकल गया, LHS। अब क्या निकालेंगे इसका बताइए, अब इसका क्या निकाला जाएगा, तो इसका RHS निकाला जाएगा। RHS कितना है जी, तो RHS है A का पावर n, B का पावर n, तो A का पावर यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस 1, B का पावर k प्लस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे A का पावर k फिर A का पावर 1, यहाँ पर हो जाएगा B का पावर k और B का पावर 1, ठीक है। अब देखिए A का पावर k इंटू A और B का पावर k इंटू B, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्या यह RHS के बराबर आ गया, क्या यह RHS के बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया, नहीं। तो एक काम करते हैं, k वाला को k वाला के पास और 1 वाला को 1 वाला के पास, क्या यह RHS के बराबर आ गया, देखिए क्या यह RHS के बराबर आ गया,
क्या यह RHS के बराबर आ गया? चलिए बताइए। देखिए इसलिए LHS RHS के बराबर है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार यह क्या है? सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। चलिए 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 तो अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 13। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखिए अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। देखिएगा पूरे बारीकी से, ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 13। क्वेश्चन नंबर कितना? 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है? यहाँ से जो है 13, 14, 15 यानी 13, 14, 15 यह क्या है? तो यह जो है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा देख करके, यदि ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर में आई, तो ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन बी और यहाँ पर ऑप्शन डी। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। चलिए बताइए, यदि ए बराबर इतना इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर में आई, तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर में आई, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब है इसको हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, बराबर में आई। इस ए मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर एक बना देते हैं, फिर इसके लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देते हैं। बराबर है तो बराबर, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके लिए भी एक मैट्रिक्स बना देते हैं। चलिए ए है मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा,
फिर यहाँ पर ए का मान लिखना है, कितना, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिएगा कि यह जो है 2 गुने 2 का है, यह भी कितना का है, 2 गुने 2 का ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। इसकी कोटि 2 गुने 2, इसकी भी कोटि 2 गुने 2। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो पीछे वाला आगे वाला से बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा संभव है। तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा? तो आगे बच गया 2 और पीछे बच गया 2, यानी 2 गुने 2। तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा? 2 गुणे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और बराबर में 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे इसका जो है इसके साथ, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा में गामा से तो बीटा गामा। उसके बाद अब इसके साथ होगा, तो देखिए अल्फ़ा में बीटा से तो अल्फ़ा बीटा, और बीटा में अल्फ़ा से तो माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से, इसको जो है अब इसके साथ गुणा करेंगे, तो गामा में अल्फ़ा से तो अल्फ़ा गामा, और फिर अल्फ़ा में गामा से तो माइनस अल्फ़ा गामा। इसको यहाँ से हटा देंगे, इसके साथ करेंगे। गामा में बीटा से तो बीटा गामा, और अल्फ़ा में अल्फ़ा से तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 1 0 है तो 0 0 है तो 0 1 है तो 1। तो ये देखिए यह प्लस में माइनस में इससे यह ख़त्म, प्लस में माइनस में इससे यह ख़त्म, तो यह क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, बीटा गामा प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर। तो 0 0 से 0 0 से मिल रहा है, इसीलिए यह इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर होगा किसके, 1 के। यहाँ से भी बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर होगा किसके, 1 के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इधर खींच लीजिए, -1 बराबर 0। इसको लिखिएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, इसको प्लस बीटा गामा, इसको इधर खींच लीजिए, -1 बराबर में 0। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, यहाँ यही ना है जी,
ये दोनों तो सेम ही है ना। तो ये खोजिए कहाँ पे है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, अल्फा स्क्वायर कहीं नहीं है। अच्छा, इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। इसमें भी जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, और इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 1 बराबर 0। चलिए अब देखिए, अल्फा स्क्वायर यानी माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आइए बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो ए एक विकर्ण अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, ए एक शून्य अवयव है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या होगा, देखिए जैसे कि सममित अवयव, कहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यहाँ पर मान लेते हैं ए, यदि ए एक अवयव सममित
यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो क्या होगा, इसमें से कौन सा कथन सही होगा? ए एक विकर्ण आव्यूह है, या ए एक शून्य आव्यूह है, या ए एक वर्ग आव्यूह है, या इनमें से कोई नहीं। तो सममित आव्यूह कब होता है? जब ए कोई आव्यूह है, मैट्रिक्स है, और इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे और वह ए के बराबर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह। विषम सममित कब होता है? तो ए एक कोई आव्यूह है, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और यह माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो यह विषम सममित आव्यूह है। आइए हम लोग चेक करते हैं। याद रखिएगा शून्य आव्यूह, ऐसे आंसर बता देते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा कि शून्य आव्यूह ही है जो सममित आव्यूह भी हो सकता है और विषम सममित आव्यूह भी हो सकता है। शून्य आव्यूह जो है सममित आव्यूह भी हो सकता है और विषम सममित आव्यूह भी हो सकता है, दोनों हो सकता है शून्य आव्यूह। एक बार और ध्यान से सुनिए कि शून्य आव्यूह जो है सममित आव्यूह भी हो सकता है और विषम सममित आव्यूह भी हो सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। कि क्या याद रखना पड़ेगा? ध्यान दीजिए। चलिए एक बार और आपको ध्यान याद रखना है कि शून्य एक ऐसा आव्यूह है जो सममित आव्यूह भी होता है और विषम सममित आव्यूह भी होता है। शून्य आव्यूह जो है सममित आव्यूह भी होता है और विषम सममित आव्यूह भी होता है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान क्या देंगे? देखिए, अब ये कैसे होता है इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। यह कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए कैसे होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स ले लिए शून्य आव्यूह 0 0 0 0। ये 2 गुने 2 का भी हो सकता है, 3 गुने 3 का भी हो सकता है। यहाँ पर एक आव्यूह है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा? यह जो पड़ा है इसको खाड़ा में लिख दीजिए, यह जो पड़ा है इसको खाड़ा में लिख दीजिए। तो ए ट्रांसपोज निकाले तो यह किसके बराबर आ गया? यह ए के बराबर आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ए आव्यूह एक दिया गया है, यहीं पर इसी से हम लोग निकाल रहे हैं। इसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या होगा? यह जो पड़ा है इसको खाड़ा में लिख दीजिए, यह जो पड़ा है इसको खाड़ा में लिख दीजिए। ठीक है, ए इनवर्स, इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, इसमें माइनस से गुणा कीजिएगा तभी सारे के सारे इसके एलिमेंट 0 ही रहेंगे। कोई फर्क पड़ेगा माइनस से गुणा करने पर? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस ए ट्रांसपोज माइनस, यह जो है किसके बराबर है जी? ए के। यहाँ से ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के। तो यहाँ पर क्या पता चल गया कि ये जो है यह एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो ए मैट्रिक्स एक बार सममित आव्यूह हो जा रहा है और यही ए मैट्रिक्स एक बार विषम सममित आव्यूह हो जा रहा है। कब, किस शर्त पर? जब यह एक शून्य आव्यूह है तब। तो इसीलिए एक शून्य आव्यूह जो है सममित आव्यूह भी हो सकता है और विषम सममित आव्यूह, दोनों ही हो सकता है। कौन सा? तो एक शून्य आव्यूह। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे बारीकी से हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कितना है तो 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है यदि ए एक वर्ग, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यों -7a बराबर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, ये कम से कम सही कर दीजिए। और हमको इतना यकीन ज़रूर है कि ए प्लस बी का होल क्यों जब लगाइएगा तो यह आपसे आराम से बन जाएगा। बोला है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर में ए, तो आई प्लस में ए का होल क्यों -7a बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इस बात पर पूरे ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है ए स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बराबर में ए। देखिए तो क्या निकालना है, आई प्लस ए का होल क्यों, आई प्लस ए का होल क्यों। ठीक है, थोड़ा सा इंक यहाँ पर। देखिए था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन कर रहे हैं ये ए प्लस आई प्लस ए का होल क्यों क्या होगा -7a। ठीक है, तो यह हो गया ए, यह हो गया बी। तो ए प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यों होता है ए का क्यों प्लस बी का क्यों प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है -7a। तो आई का जब क्यों कीजिएगा तो यह आई ही हो जाएगा, प्लस इसको ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ए क्यों को, प्लस 3 जब आई और ए में गुणा कीजिएगा तो ए ही होगा, और यहाँ पर आई प्लस ए -7a। ठीक है, यहाँ पर आई है प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर हम लोग ए लिख सकते हैं, और यह इंटू में ए है तो ए, प्लस 3a में आई से गुणा कीजिएगा तो 3ai हो जाएगा, प्लस 3a में a से गुणा कीजिएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा -7a। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए
ध्यान दीजिए, क्लास लंबा हो गया तो क्या हो गया, क्लास लंबा हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना ही है, बस हो गया, बात खत्म। क्लास लंबा हो गया तो लास्ट है ना क्वेश्चन, ये भी तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर i प्लस a इंटू ए प्लस 3ai प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a, यहाँ पर हो गया i प्लस, इसको गुणा कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और 3 का 3 रह जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कीजिएगा तो वह वही मैट्रिक्स हो जाएगा जो रहेगा, मतलब a में i से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 3, a स्क्वायर के स्थान पर आप लोग a लिख सकते हैं, माइनस 7a, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7a। देखिए i प्लस a स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, a प्लस 3a और 3a कितना हो जाएगा, 6a माइनस 7a, i प्लस 1 ठो a और 6 ठो a कितना हो जाएगा, 7a और फिर माइनस 7a। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए इससे यह हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, i बच जाएगा, क्या बच जाएगा, i। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को यानी विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज को जो है विविध प्रश्नावली 3 को कंप्लीट कर लिए। 15 तक इसमें क्वेश्चन था और इसको जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक ही बात हम आपसे बोले हैं कि आपको कमेंट करना है कि क्या हम लोग मैट्रिक्स का मैराथन क्लास ले या नहीं ले। यदि आप लोग चाहते हैं मैराथन क्लास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, हम लोग अपने से देखेंगे, समय जिस तरीके से होगा उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, परिस्थिति के अनुसार चला जाएगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो फिर क्यों हम लोग मैराथन क्लास लेंगे। लेकिन आप भी चाहते हैं कि मैराथन क्लास हो, कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग बिल्कुल मैराथन क्लास लेंगे। चलिए, और जो कल से जो क्लास स्टार्ट होगा वह डिटर्मिनेंट्स का होगा, तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से जो है पूरे विविध प्रश्नावली के हर एक प्रश्न पर जो है गहनता के साथ, गंभीरता के साथ जो है चर्चा करते हुए, उसको समझते समझाते हुए और अच्छे तरीके से जो है कवर किए हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।